फर्स्ट फेब के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, क्योंकि हिंदी का पेपर है और हिंदी अभी तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, तो आपको 21 फेब को ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और ये जो पेपर है ये सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर है, तो एग्जाम से पहले आपको देख करके जाना है क्योंकि एग्जाम ऐसा ही होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश का पेपर पैटर्न टोटली अलग है। तो सबसे फर्स्ट जो है आप लोगों को 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन चेंज यहां पर यह है कि आपको एग्जाम में है ना 44 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस ऑफ आपको उसके साथ में 14 क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो टोटल आपको यहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे 56 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको लगेगा भैया इतना सारा है, नहीं, बहुत आसान है ये आपका पेपर, बहुत ज्यादा आसान है। हिंदी का पेपर आसान है, बस आप इसको अगर समझ गए तो। क्योंकि देखो यहां पर आपको अलग अलग सेक्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन ए रहेगा आपका जिसके अंदर की आप लोगों को 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टोटली एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके अंदर की 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका ये जो सेक्शन ए है ये टोटल रहने वाला है 40 मार्क्स का। इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 44 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको कोई भी यहां पर 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ये बहुत अच्छी बात है, आधा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें ग्रामर भी एमसीक्यू बेस्ड है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है यहां पर सेक्शन बी, जिसके अंदर की 7 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी में राइटिंग का सेक्शन भी रहेगा और इसी में आपके बुक से क्वेश्चन रहेंगे, और ये भी आपका 40 मार्क्स का है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। यहां पर ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहां पर अपठित गद्यांश, जिसको कि ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको आंसर देना है। ये 5 मार्क्स का रहेगा। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं। आप ना इसको एज ए हिंदी की बुक को आप जैसे रीड करते हो ना, आपको इसे वैसे ही रीड करना है। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन जब हम लोग इसकी रीड करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे देश में हिंदी फिल्मों में गीत अपने प्रारंभ से ही आम दर्शकों के सुख दुख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों में गीत ने आम जनजीवन के हृदय में लोक गीतों से आत्मीयता जगह बना ली है। ठीक है, तो आपने जब ये 2 लाइनें पढ़ी तो आपको पता लगा कि ये किसके बारे में है, फिल्मों के बारे में और लोकगीत के बारे में ये पैराग्राफ है। तो आप इसी तरीके से पूरा रीड करेंगे, फिर इसके बाद में आप जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे फर्स्ट अपना टाइम सेव करने के लिए क्वेश्चंस को रीड करना है। जैसे कि क्या क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी फिल्म गीतों और लोक गीतों में क्या समानता है। तो जब आप इसको रीड करोगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा कि भाई ये ढूंढना है। तो ऐसे ही आपको इसमें कीवर्ड्स मिलेंगे। हिंदी का जो ये अनसीन पैसेज है बहुत ज्यादा आसान आता है, तो आपको यहां पर इसका आंसर मिल जाएगा कि जिस तरह से एक जमाने में लोकगीत जन समाज में सुख दुख की आशंका, उल्लास और उम्मीद का स्वर देते थे, आज फिल्म में गीत उस भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसका आंसर ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि ये जनमानस के सुख दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। बस सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग इसे समझ रहे हो तो बस ऐसे ही आपको करना है। पहले क्वेश्चंस रीड कर लेना, फिर उसके बाद में पैराग्राफ रीड करना है। उसकी तरह डिफिकल्ट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है आप लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर आपको देना है। मतलब सिंपल सा आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें एक आपको पोएम गिवन रहेगी। अब ये पोइम आपको रीड करनी होगी और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर देने होंगे। इसमें थोड़ा आपको टफ लग सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस आप लोग इसकी कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारे सबसे काम के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसके हैं? यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है ग्रामर। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर। तो ग्रामर में जो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे देखा जाएगा आपको एग्जाम के अंदर वो मिलेगा वाक्य भेद पर आधारित। आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। हम 5 के 5 अटेम्प्ट कराएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम चलते हैं 4 मार्क का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो क है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य को सरल वाक्य क्या होगा? मतलब आपको यहां पर इसमें सरल वाक्य में जब आपको कन्वर्ट करना है तो ये बात याद रखनी है कि ये है इसका फर्स्ट सेंटेंस और ये है इसका सेकंड सेंटेंस। इन दोनों को बीच में कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि रसूलन और बतूलन जब गाती
हैं, अब मतलब ये फर्स्ट हो गया, जब वो गाती हैं उससे क्या होता है, अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। दिल पे जख्म ना दे वैसा प्यार ही क्या, दिल को ना छू पाए वैसी धुन ही क्या। सुनिए ऐसी ही एक धुन, मेरा लेटेस्ट सॉन्ग दिल पे जख्म। डाउनलोड द स्पॉटिफाई ऐप फॉर फ्री और सुनो अभी। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। पिक्चर्स और वीडियो शेयर करना, पोस्ट बनाना, इमोजीज भेजना। रिसर्च कहती है कि हर इंसान हर रोज लगभग 2.5 घंटे कुछ गिनी चुनी सोशल एप्स पर लगाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतना टाइम लगाकर आखिर आपको मिलता क्या है? फ्यू लाइक्स, कमेंट्स, दैट्स इट। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली मेड इन इंडिया सोशल ऐप दैट वुड ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। दुनिया की पहली ऐप जहां अगर आप टाइम देते हो तो बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। दुनिया की पहली ऐप जहां आप जितने एक्टिव हो आपका लेवल उतना ही बढ़ता रहता है। और इतना ही नहीं, हर बार जब आप अपनी कोई पोस्ट डालते हो, एक्सप्लोजन करते हो, तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका ट्रैवल लॉग अपने आप बनाता है। तो आ जाओ और एक्सप्लोजन करो, क्योंकि एक्सप्लोजर पे नहीं तो सोशल नहीं। यहाँ नहीं तो सोशल नहीं। जब वो गाती हैं उससे क्या होता है, अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो ये कौन से वाक्य होते हैं? ये होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये बात आप यहां पर समझ गए। तो इसमें हमें मिश्र वाक्य को किस में करना है? सरल के अंदर। तो सरल भाषा के अंदर आप क्या बोलोगे कि रसूलन और बतूलन गाती हैं तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो अब देखो इसके अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर ये हमें गिवन है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन अगर हम लोग इसका देखते हैं तो इसमें क्या है कि रसूलन और बतूलन के गाए गीत से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको भी कमेंट्स में आंसर देना है, क्योंकि देखो अगर आंसर नहीं दोगे तो एग्जाम के अंदर किस तरीके से आंसर लिखोगे, इसीलिए आंसर देना आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है ख में कहा गया कि दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। अब संयुक्त वाक्य जो होता है, आप साथ में नोट डाउन करते हुए चलना। संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है कि हमें सिंपल सा उससे किसी भी जॉइंट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट और जो सेकंड सेंटेंस है ना, उसको हम जॉइंट करेंगे। अब ये जॉइंट किस किस वर्ड से हो सकता है? ये हो सकता है और से आप इसे जॉइंट कर सकते हो, और उसके साथ में आप इसे तथासी से जॉइंट कर सकते हो। जैसे भी आपको मतलब उनको सिंपल सा जोड़ना है बीच से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन है पहला ये है कि जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर ये दोनों के दोनों सेपरेट सेंटेंस थे, फर्स्ट और सेकंड ये अलग अलग हैं। हमें क्या चाहिए? जुड़ा हुआ चाहिए। ये अलग अलग बातें दिख रही हैं इसमें, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग सेकंड इसके बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में लिखा गया कि दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। नहीं, ये सिंपल सा बना दिया, पूरे सेंटेंस को एक जैसा कर दिया है, लेकिन इसमें हमें संयुक्त करना है तो इसमें कुछ ना कुछ जॉइंट होना चाहिए। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया हमारा सरल। फिर इसके बाद में जो सी ऑप्शन है उसमें दिया गया है कि दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे और उनको मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब वो वहां से गुजरे, फिर ये सेंटेंस खत्म हो गया, तो इसको जोड़ने के लिए दूसरे सेंटेंस में क्या आ गया? यहां पर हमें देखने को मिल रहा है और। तो ये क्या है? ये एक संयुक्त वर्ड है, जिस वजह से किस में हो गया? संयुक्त वाक्य में। तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास में एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है कि आपको मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य के अंदर मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होने चाहिए, आश्रित होना चाहिए। ठीक है,
तो अब इसके बाद में आता है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा। तो अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। सिंपल सेंटेंस, इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है इसका कि हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। मतलब कि बच्चों ने इतना ज़्यादा हुड़दंग मचाया था कि थर्ड ईयर को भी कॉलेज वालों को खोलना पड़ा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, जैसे कि एक के ऊपर आश्रित है, मतलब कि सिंपल सा मतलब है कि डिपेंडेंस की, अगर ये नहीं होता तो दूसरे वाला नहीं होता। तो इसके अंदर बच्चों ने हुड़दंग मचाया जिस वजह से क्या हुआ कि थर्ड ईयर को भी खोलना पड़ा। तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, घ क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। संयुक्त के अंदर क्या होगा, हमें दो वर्डों का एडिशन चाहिए होता है, मतलब दो सेंटेंसेस का एडिशन। तो फर्स्ट जो है हमारा सेंटेंस वो ये है कि असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। ये एकदम से सही बात है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये एकदम से सरल वाक्य है। फिर इसके बाद में सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड जो सेंटेंस है वो ये है कि मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगा तथा अपने शेष जीवन वहीं बिताऊंगा। मतलब कि मैं अमेरिका जाऊंगा तथा अपना बचा हुआ जीवन वहां बिताऊंगा। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस को क्या कनेक्ट किससे किया जा रहा है, वो कनेक्ट किया जा रहा है तथा से। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, जैसे कि जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चला गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही रमेश आया वैसे ही वो चला गया। तो क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो रमेश नहीं आता तो मोहन नहीं जाता। तो ये क्या है, ये है हमारे एक तरीके क्या बोल सकते हो मिश्रित वाक्य, लेकिन हमें संयुक्त ढूंढना है। फिर इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ में हमसे कहा गया है कि विद्यार्थी परिश्रमी है वह सफल होंगे। मतलब कि विद्यार्थी परिश्रमी है और वह सफल होंगे। तो मतलब अलग अलग हैं ये सेंटेंस। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहने वाला है 2 और 4। इसका ऑप्शन रहेगा आपके पास में डी ऑप्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के अंदर आपको मैसेज द कॉलम दिया हुआ और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको बताना। चलो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कि ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे तरीके बता दिए हैं कि सरल कैसे पहचाना है, मिश्र कैसे पहचाना है, संयुक्त कैसे पहचाना है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि सुरेश के आ जाने से सब प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में इसका सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास में ये है कि मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में खून को लावे में बदल दिया। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से बोल के दिखा देता हूं कि मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की बातों ने मेरे खून को लावा में बदल दिया। समझ गए होगे। आंसर आपको सेकंड का भी मिल गया होगा। थर्ड वाली का आंसर है कि कुछ लोग इसीलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। क्या है, कुछ लोग इसीलिए दान करते हैं ताकि उनका नाम हो। तो मैंने आपको बता दिया है क्या है। फर्स्ट वाले का आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास में सरल। तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो इसका आई थिंक की जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर और शब्द आ गया तो ये हो गया संयुक्त। और थर्ड वाला रहेगा हमारे पास में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो हो जाएगा आपके पास में मिश्र वाक्य। इतने आसान पेपर आपका आएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निर्देशानुसार वाच्य के आधार पर आपको 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्म वाच्य में आप बदलिए। तो देखो कर्म के अंदर क्या होता है, कर्म वाच्य के अंदर आपको सिंपल सा कर्म को प्रधानता देनी होती है। मतलब कि आपको कोई भी जैसे कि आपकी क्रिया होती है ना उसको बढ़ा करके बताना है, ऐसा किया करते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा ऐसा किया जाता था। अगर आप ऐसे कन्वर्ट करते हो क्रिया को तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कर्म वाच्य में। तो आप इसके अंदर देखोगे तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, सबसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है कि बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, कि उनके द्वारा माना जाता था। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम कर्मवाच्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है। इसके अंदर हमसे कहा गया है कि भोर में लोगों ने बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना, वाक्य में वाच्य बताइए। मतलब क्या है कि बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। क्या हुआ, नहीं सुना गया। अगर ऐसी होती है जिसके अंदर कि हम लोग ज्यादा बढ़ के बताते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाववाच्य। मतलब जिसके अंदर है ना इमोशंस ज्यादा हो, ऐसा नहीं किया गया, उनसे ऐसा नहीं किया गया, जिसके अंदर इमोशंस की ज्यादा वैल्यू होती है ना, जिसके अंदर भाव ज्यादा आते हैं, तो वो होगा आपके पास में सही आंसर। तो इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट, अब इसके बाद में आता है ग क्वेश्चन। ग क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि धान में पानी भरे खेतों में बच्चे उछल
रहे हैं का उदाहरण आपको देना है। तो मतलब कि किसका उदाहरण है, तो देखो ध्यान से देखो, जब भी ऐसा होना तो आप देखो बच्चे, बच्चे क्या है, एक तरीके से बहुवचन है, मतलब ज्यादा है, इनका एक वचन क्या होगा, बच्चा। ठीक है, तो बच्चों के चेंज करने से क्या क्रिया के अंदर चेंज होगा, जरूर होगा, बच्चा खेल रहा है होगा और बच्चे खेल रहे हैं होगा। तो यहां पर जहां पर कि क्रिया के चेंज करने से अगर कुछ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो हमारे पास में आंसर रहता है वो रहता है कर्म वाच्य। जहां पर कि आप लोग अगर कुछ चेंज करते हो जैसे क्रिया के अंदर या फिर कर्म के अंदर, तो उससे क्रिया चेंज होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्म वाच्य। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में घ क्वेश्चन। घ क्वेश्चन में कहा गया है कि वाक्यों के भाववाच्य में आपका उदाहरण बताना है, ये दिए हुए, इसमें आप बताइए। तो सबसे पहला जो है हमारे पास में सेंटेंस वो ये है कि माताजी मिठाई बना सकती हैं। क्या इसके अंदर भाव के अंदर कुछ ऐसा ज्यादा भाव को इंपॉर्टेंस दी जा रही नहीं कि माताजी मिठाई बना सकती तो बना सकती हैं, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका कि मुझसे बैठा नहीं जाता। क्या है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब कि यहां पर भाव के ऊपर बात आ रही है, तो इसीलिए यहां पर क्रिया के ऊपर ज्यादा वजन जाए उसे हम लोग यहां पर बोल देंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा हमारा। फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस है कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, इसमें सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, भाव नहीं आ रहा। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है कि गर्मियों में छत पर सोया जाता है, मतलब कि कोई भी जो क्रिया है ना उसको ज्यादा दिखाया जाए कि भाई गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाववाच्य बोलेंगे। तो इसीलिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड एंड फोर्थ, तो इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको मैच द कॉलम करना है। तो अब इसका जो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास में वो ये है कि गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, भाई बहुत अच्छे से नहाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको हम लोग बोल देंगे यहां पर करतवाच्य। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में कि गोपाल से पत्र लिखा जाता है, मतलब अगर यहां पर अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा जैसे कि जहां पर जैसे कि आपको क्रिया को चेंज करना है, या फिर आप लोगों को जैसे कि सब्जेक्ट गोपाल की जगह पर आप बोल दो कि कोई भी आप शीला लिख दो। ठीक है, शीला से पत्र लिखती है, यहां पर क्या हो जाएगा, लिखा जाता नहीं आएगा, लिखी जाती है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा कि उसके चेंज कर रही है, उसकी क्रिया चेंज हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कर्मवाच्य। और लास्ट में है कि धूप में नहीं चला जाता। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाववाच्य, तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास में एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निर्देशानुसार आपको यहां पर पद परिचय देना है, मतलब ये रहेगा कि आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसके बारे में आपको डिटेल के अंदर बताना है कि ये क्या है, कौन सी संज्ञा है या फिर विशेषण है, या फिर उसकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। ये भी एमसीक्यू रहेगा। तो इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है हमारे पास में वो ये रहेगा कि हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित का पद परिचय कीजिए। तो यहां पर आप देखो हम मतलब क्या है, हम संज्ञा की जगह पर हमने हम को काम में लिया है, तो संज्ञा की जगह पर उपयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो इसीलिए हम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो बी और सी में से हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप एग्जाम के अंदर भूल जाते हो ना, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, आप दो बचेंगे। अब इसके अंदर आप देखो कि प्रथम पुरुष है, एकदम से सही बात है। फिर उसके बाद में पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता है। अब इसके अंदर नीचे वाले ऑप्शन में देखोगे तो इसमें एक वचन लिखा हुआ है, नहीं, अगर एक वचन होता तो मैं लिखता, लेकिन यहां पर क्या बहुवचन है, एक से ज्यादा है, इसीलिए तो हम लोग हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि साक्षी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित का पद परिचय कीजिए। तो अब यहां पर 10वीं क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना है, 10वीं को आपको देखना है कि 10वीं क्या है, क्या विशेषण है ना किसी चीज का, तो इसीलिए क्या रहेगा, 10वीं यहां पर हो जाएगा विशेषण। अब इसके बाद में आप इसको जब पढ़ोगे 10वीं को तो कैसा लग रहा है, स्त्रीलिंग लग रहा है, पुल्लिंग लग रहा है, मतलब कि फीमेल का नाम लग रहा है, मेल का नाम लग रहा है, तो आप बोलोगे कि 10वीं, वी तो मतलब फीमेल हो गया, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग और विश्लेषण हो गया। और ये 10वीं क्या है, 10 नंबर है, तो इसीलिए हम क्या बोल देंगे, एक संज्ञावाचक है और उसी के साथ में एक वचन है और यहां पर कक्षा की विशेषता बता रही है, तो इसीलिए हमारे पास में जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर रहने वाला है। फिर इसके बाद में चलते हैं ग के ऊपर। तो ग में हमसे कहा गया है कि वह स्कूल से अभी अभी आया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओगे। ग वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, 5th का ग क्वेश्चन आपके लिए है। ABCD में से अभी के अभी वीडियो रोक करके कमेंट डाउन करो कि भैया इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी मेहनत करो ताकि आपको भी समझ में, एग्जाम के अंदर मैं थोड़ी चलूंगा साथ में, अगर मैं चलता तो सबके 80 आउट ऑफ 80 आते, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी, तो इसीलिए जल्दी से बताओ। तो अब इसके बाद में
अभी तक कमेंट नहीं किया तो कमेंट करो, मैं बताता हूँ इसका आंसर, ठीक है। तो स्कूल से, तो यहाँ पर स्कूल क्या है भैया, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो संज्ञा हो गया। अब ये संज्ञा कैसी है, मतलब संज्ञा कैसी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, कोई जगह है, अगर किसी जगह का नाम होता है तो हम उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक होगी। ये कैसी है, एक वचन है, तो एक वचन है, क्योंकि एक वचन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, स्कूलें होती तो अलग होता, स्कूल है तो एक वचन हो गया, और उसी के साथ में पुल्लिंग है। और ये यहाँ पर कैसा कारक है, ये यहाँ पर कारक के अंदर चेंज है, ये रहेगा यहाँ पर अपादान कारक, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी डी लिखा है बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा घ वाला क्वेश्चन। अब घ के अंदर हमसे कहा गया है कि वह मेरी बात पर बहुत हंसा। क्या किया उसने, हंसा, कितना, बहुत हंसा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरी बात से हंसा ना, तो क्या वो एक परिणाम मिला, तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास में वो रहेगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण, और हंसना क्रिया के विशेषण है ये, ठीक है। मतलब परिणाम हुआ था कि कितना हंसा, बहुत हंसा था भाई, कितना हंसा, बहुत हंसा था, इसीलिए यहां पर परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो गया, तो इसका ये ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में ड है इसका, इसमें कहा गया कि योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। अगर आपके फादर कैपेबल है तो आप भी कैपेबल होगे। तो इसके अंदर आपको बताना है संतान का, कि संतान से क्या रहेगा, संतान क्या है, संतान क्या है, संतान एक संज्ञा, और कैसी संज्ञा है, क्या कोई चीज है क्या, एकदम से सही बात है, कोई चीज है। संतान क्या होता है, जैसे बेटों को ही संतान कहा जाता है, इसीलिए क्या है कि ये जातिवाचक हो गया। फिर उसके बाद में कैसी है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो ये यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और संतानें होती तो यहाँ पर क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये थोड़ा टफ है, आपका एक टॉपिक ही टफ है, वो है अलंकार। अलंकार में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपके भैया हैं साथ में तो क्या दिक्कत है, तो सब्सक्राइब कर लेना इसी बात के ऊपर, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से डिटेल के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो अब इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो ये है कि निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 4 आंसर करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसके अंदर एक पंक्ति दी हुई है, मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। एक पंक्ति दी हुई है, तो पंक्ति ये है कि सुनत जोग लगता है अशों, जशों करू कराई में अलंकार क्या है। तो अब यहां पर देखो, अशों, ज्यों, ऐसे, ऐसे को तैसा, जैसे तैसे, ऐसे जब शब्द होते हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके अंदर की एक तरीके से तुलना करी जाती है आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसीलिए ए ऑप्शन यहां पर इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में ख क्वेश्चन। ख के अंदर कहा गया है कि कहीं सांस लेते तो घर घर भर देते। मतलब कि क्या है, एक तरीके से यहां पर सांस लेने को क्या करा गया कि घर घर भर देते, मतलब कि क्या ज्यादा, अगर किसी चीज के ज्यादा कोई चीज दिखाता है ना, मतलब ज्यादा दिखावे वाली जो बात होती है, उस अलंकार को हम लोग बोलते हैं अलंकार, मानवीयकरण अलंकार हम लोग उसे कहते हैं। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ग क्वेश्चन है। ग में हमसे कहा गया है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। मतलब सिंपल सा क्या है, आपको कंपैरिजन दिख रहा है कि उसके क्रोध का कैसा है, कि उसके क्रोध से क्या हो रहा है कि जो सागर है ना, वो भी सोया हुआ जाग गया, ठीक है, सोया हुआ सागर भी जाग गया। तो मतलब क्या है, यहां पर एक तरीके से कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन होता है तो क्या होगा यहां पर, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसीलिए हमारे पास में इसका आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ए ऑप्शन। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में घ। घ के अंदर हमसे कहा गया है कि उत्प्रेक्ष अलंकार किसमें होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार किसमें होगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि ए बी सी डी में से क्या रहेगा। 6th क्वेश्चन का हम लोग घ का आंसर देखना चाहते हैं। कितने स्टूडेंट इसका कमेंट करते हैं ए बी सी डी में से। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा को ध्यान से पढ़ लेना, और उसी के साथ में श्लेष को आपको देख लेना, यमक को देख लेना, रूपक को देख लेना। अगर ये सब नहीं देख सकते तो क्या करना है, मेरी वीडियो देख लेनी है। मैंने हिंदी का फुल सिलेबस एक वीडियो में करवा दिया है, तो उसे एक बार देख लेना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो हमारे पास में ये है कि उत्प्रेक्ष अलंकार कौन सा होगा, तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो जो ए ऑप्शन है हमारे पास में, ए ऑप्शन ये है कि बादल गरजो। फिर जो सेकंड बी ऑप्शन है हमारे पास में कि घेर घेर घोर गगन धरारो
ओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, घेर घेर घोर गगन, तो मतलब एक शब्द अगर रिपीट हो रहा है तो ये कौन सा अलंकार होता है? तो इस अलंकार को जो हमारे पास में नाम रहता है वो रहता है, आई थिंक यमक होता है, जिसके अंदर की बार बार एक ही शब्द रिपीट करता है। तो अब इसके बाद में आता है हमारे पास में डी क्वेश्चन। तो अब डी जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान से सुना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। वो ये है कि सुब्रन को खोजत फिरत कवि, व्याभिचारी चोर में अलंकार क्या है? तो अब यहां पर ध्यान से जब आप देखोगे तो यहां पर कवि के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे व्याभिचारी हो गया, चोर हो गया। तो अलग अलग शब्द अगर किसी चीज के लिए करे जाए तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे श्लेष अलंकार, कि मतलब कवि के लिए क्या कहा है, वो व्याभिचारी भी है, वो चोर भी है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि पठित गद्यांश के आधार पर आपको बताना है, और ये गद्यांश आपका किसी भी चैप्टर से हो सकता है, तो आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यार ये तो पढ़ के आए ना, हम घर से पढ़ के आए, हम यहाँ पर टाइम सेव करेंगे। तो सीधा सा हम लोग इसके क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आप लोगों के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही कमेंट करोगे। इसका जो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जीप कस्बा छोड़कर बढ़ गई, अर्थात क्या? मतलब सिंपल सा रीजन बताओ कि भाई जीप छोड़ करके चली गई। तो इसके अंदर कौन सा है कि जीप कस्बे में रुक कर आगे बढ़ गई? गलत है, जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ गई। तो इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में जिसके अंदर की कहा गया कि हालदार साहब किसके विषय में सोचते रहे? नेताजी के बारे में, मूर्ति के बारे में, चौराहे के बारे में, कस्बे के बारे में। तो भैया जो हमारे हालदार साहब थे वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति के बारे में सोचते थे, इसीलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बनती जा रही है, इससे आश्चर्य क्या है? मतलब सिंपल सा कहना ये चाहते हैं कि आजकल जो भी देशभक्ति करता है ना, वो हास्य का पार्ट होता है, उसके ऊपर सभी हंसते हैं कि अरे क्या देशभक्ति कर रहा है, अपने काम धाम में ध्यान दे। तो यही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन एकदम से सही रहेगा कि आजकल देशभक्त होना भी हास्यास्पद हो गया है, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में घ में हमसे कहा गया कि दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उनको मूर्ति में क्या अंतर दिखा था? उनको मूर्ति के अंदर एक नया चश्मा दिखा था कि भाई किसी ने ना नया चश्मा लगा दिया है, तो इसीलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है डी। तो यहां पर नेताजी का चश्मा पाठ इससे रिलेटेड है, कैसा है? देशभक्ति पर व्यंग करता है, या फिर देशभक्ति पर सवाल उठाता है, या फिर देशभक्ति के महत्व को स्थापित करता है, या फिर देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है। तो अब इसका जो आंसर है वो हमारे पास में रहेगा डी ऑप्शन, जो कि है कि देशभक्ति के प्रति उम्मीद जगाता है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना, ये है सिद्धित से है, आपके जो पढ़े हुए पाठ है उन्हीं के आधार के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्या है, उसमें हमसे कहा गया है कि बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उनके जीवन जब आप देखोगे तो सिंपल सी मिलती है कि भैया ये सब आडंबर है, ये पूरी पूरी दुनिया दिखावे वाली है, तो इसमें ना करो, तुम ईश्वर की भक्ति में जाओ। तो देखते कौन से ऑप्शन के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो इसका रहेगा कि आडंबर से दूर रह करके ईश्वर की भक्ति करने का, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर कहा गया कि अमीरुद्दीन से रसूलन बाई और बातुलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था? भैया उनके घर वाला रास्ता क्यों पसंद था? क्योंकि उनको है ना संगीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, संगीत से बहुत ज्यादा प्यार था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? वो हो जाएगा कि संगीत के प्रति उनकी असीम रुचि उनका कारण था, जिस वजह से वो भैया उसी रास्ते से आते थे, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। ये आपकी जितनी भी पद्यांश है, मतलब जो काव्यांश आपकी पॉइम्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग इसे कर सकते हो, इसके अंदर हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट बात है वहां पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास में खंड ब, अब देखो ये ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है आपके पास में वर्णनात्मक क्वेश्चन, यहां पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप भी देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहीं पर आपको राइटिंग भी देखने को मिलेगी। तो हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहां पर अगर देखोगे तो आपको यहां पर 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, और ये आपके बुक से होंगे। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी है, इसमें तो कर ही सकते हो ना, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सभी क्वेश्चंस का आपको वहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते राइटिंग के ऊपर, क्योंकि राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चंस बता देता हूं कि कौन से आएंगे। तो यहाँ पर 2-2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपकी कविताओं के आधार पर आपको 3 क्वेश्चन
क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2-2 मार्क के, ये हो गए। फिर इसके बाद में आपको 4 मार्क के अंदर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 4 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है ना, उसके आधार पर। बस खत्म बात, इतने ही क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं आएंगे, 3 ये और 2 ये, ठीक है। तो आपके पास में टोटल मिला करके बुक से जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, टेंशन है हमें ग्रामर की। तो ग्रामर में हम लोग देखते हैं, तो ग्रामर के अंदर कहा गया कि निम्नलिखित में से 3 विषयों में से किसी भी एक विषय के ऊपर 120 शब्दों के अंदर आपको अनुच्छेद लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा ये भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट आप इसके अंदर भूमिका लिखेंगे, फिर अमृत महोत्सव का अर्थ क्या होता है, इस महोत्सव से होने वाले समारोह के बारे में आपको लिखना है और इस महोत्सव का महत्व क्या है और इसका निष्कर्ष आपको बताना है। तो अब हम लोग एक बार अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक। तो ये है इसका सॉल्यूशन, तो ये है यहाँ पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। इसमें आपके जो 6 मार्क्स है वो इस तरीके से स्प्लिट होंगे। 6 मार्क्स में आपका 1 मार्क रहेगा स्पेलिंग का, कि आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी होती, कितनी अशुद्धियां हैं। फिर उसके बाद में 1 नंबर रहेगा आपके फॉर्मेट का, कि आप लोगों ने फॉर्मेट किस तरीके का लिखा है, मतलब कि आपने सही ढंग से हेडिंग लिखी है, कि आपने उसका इंट्रो दिया है, फिर उसके बाद में आपने आउट्रोज का दिया है, फिर उसके बाद में बॉडी के अंदर क्या आपने उसको लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर जो बचे हुए 4 मार्क्स हैं ये आपके रहेंगे कंटेंट के ऊपर, कि आपने कंटेंट में क्या लिखा है। तो इस तरीके से आपके 6 मार्क्स रहेंगे। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से ये लिखना है, अनुच्छेद लेखन हमें कैसे करना है। तो अब हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं, तो इसके अंदर ये है कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्षीय अवसर को समर्पित करने का एक विशेष महोत्सव है। अमृत शब्द का अर्थ है अमृतता या फिर अद्भुतता, जिससे यह सूचित किया जाता है कि स्वतंत्रता का यह उत्सव अनमोल और अद्भुत होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो ये हो गया इसका सिंपल सा इंट्रो, कि क्या है अमृत महोत्सव। सिंपल सा भैया, स्वतंत्रता 75 ईयर्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये हमने इसमें लिखा है। फिर इसके बाद में ये आता है कि इस महोत्सव में हम क्या करेंगे। इस महोत्सव में देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के शेरों को सम्मानित किया जाता है और नौजवान को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया जाता है। सिंपल सा यही होता है कि भैया और भी लोग हमारे देशभक्ति करें, और भी लोग इनसे इंस्पायर हों और हमारे देश के लिए काम करें, तो ये इसका सिंपल सा मतलब होता है। फिर उसके बाद में स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये क्या हो गया, क्या किया जाता है। सबसे पहले हमने इंट्रो दे दिया कि क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है। अब लास्ट के अंदर ये है कि यह महोत्सव राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और देशवासियों को संबोधित करने का एक मौका प्रदान करता है, जो हमें अपने देश के प्रति समर्पित करता है और हम राष्ट्र के उन्नति और स्मृति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहने वाला है, यहाँ पर आपका पत्र लेखन रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। अब इसके अंदर पत्र आपको किस तरीके के मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला जो है हमारे पास में कि आपका नाम दिशा या फिर दक्ष है और आपकी आयु मतदान की योग्य हो गई है और आप मतदान पहचान पत्र बनवाने के लिए गुणन ऐप के द्वारा आवेदन किया है, किंतु काफ़ी समय के बाद भी आपका मतदान पहचान पत्र नहीं बन पाया है। तो अब आपको लेटर किसको लिखना है, ये ध्यान से देखो कि मतदान पहचान पत्र के विवरण में देरी की शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के, आपको ये यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है कि BLO ब्लॉक ऑफिसर को पत्र आपको लिखना है। तो अब हम इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप लोगों को 1 मार्क मिलेगा आपके फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट अभी रट लो कि क्या क्या आपको लिखना है। तो सिंपल सा आप इसके अंदर क्या लिख रहे हो, एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। तो इसमें जो स्टार्टिंग आपकी रहेगी वो रहेगी सेवा में श्रीमान संजीव कुमार BLO दिल्ली। ठीक है, आप इनको पत्र लिख रहे हो, फिर उसके बाद में आपने इनका एड्रेस लिख दिया और ये टोटल आपका हो गया। फिर इसके बाद में आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, आपको दिनांक किस तरीके से लिखनी है, 20 जनवरी 2023। फिर इसके बाद में विषय आप लिखेंगे, तो विषय हमारा रहेगा कि मतदान पहचान पत्र के विवरण में देरी की शिकायत आपको करनी है। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अंदर स्टार्टिंग आपकी इस तरीके से होगी कि माननीय महोदय। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी कि मैं दिशा आपकी आवेदक मतदान प्राप्त करने योग्य हो गई हूँ। मैंने गरुड़ ऐप के माध्यम से मतदान पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक उससे प्राप्त नहीं किया गया। यह मेरी चिंताजनक है कि भैया आप बताइए
बताइए कि क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आप लोग फिर इसके अंदर लास्ट में लिखोगे। आपको एक तो याद रखना है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हो लेटर में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका सॉल्यूशन ये होगा हमारे पास में कि कृपया मेरी समस्या को समझें और मेरे मतदान पत्र को जल्दी से जल्दी वितरित करें। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास में ये रहेगा कि कृपया मेरी समस्या को समझें और मेरे मतदान पहचान पत्र को जल्दी से जल्दी वितरित करें। मतदान नजदीक आने वाले हैं, आयोजक में मेरी भागीदारी का अनावश्यक रूप से प्रभावित ना होने दें। मुझे अपने नागरिक कर्तव्य निभाने के लिए आपका सहयोग चाहिए होगा। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे आपसे जल्दी से कार्रवाई की मैं आशा करती हूँ। आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि आप जल्दी से जल्दी करेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में रहेगा सर धन्यवाद दिशा दिल्ली, ये आपको इतना सा लिखना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये है कि आपका नाम सुनीता या सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र का पता चला है कि राजकीय महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। मतलब सिंपल सी वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई करना है और उस पद की योग्यता, ठीक है, उस पद की योग्यता जो कि आप लोगों को ये यहाँ पर दिया हुआ है धारक करते हैं और उसके लिए आपको क्या लिखना है, स्वीकृत लिखना है। ठीक है, ये आपको 5 मार्क्स के अंदर मिलेगा और इसके साथ में चॉइस के अंदर आपको मिलेगा ईमेल लेखन। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्वीकृत किस तरीके से लिखना है और आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका राइटिंग सेक्शन एक बार में कवर हो जाए। अगर आ गई होगी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइटिंग वीडियो का 1 शॉट का। तो ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग स्टार्टिंग इसके किस तरीके से करेंगे, सिंपल से जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं यही आएगा, सेवा में विद्यालय प्रमुख मुंबई। ठीक है, ये हो गया एड्रेस किसका, जिसको कि आप लोग क्या करने वाले हो, सेंडर एड्रेस यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में विषय क्या है आपका, विषय आपका है कि पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन आपको करना है। सिंपल सा। अब हम लोग इसका स्टार्टिंग करेंगे महोदय, जैसे डियर सर होता है वैसे हिंदी में होता है महोदय। तो अब इसकी स्टार्टिंग हमारे पास में इस तरीके से होगी कि मैं सुरेश राजेंद्र नगर का निवासी, दैनिक समाचार पत्र से मुझे सूचित किया गया है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त। मतलब सिंपल सा आपको इंट्रो में बताना है कि भैया, अब जब सिंपल सा जब आप इसके अंदर अपना इंट्रो दे देते हो फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आप इसे क्यों करना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये आपको इसके अंदर लिखना है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर अपना बायोडेटा देना होगा। जैसे कि आपने सिंपल सा बायोडेटा के अंदर क्या लिखा है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपका वर्तमान पता क्या है, प्लस ऑफ यहाँ पर आपको लिखने हैं अपने मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर ध्यान रखना रियल वाले नहीं लिखने हैं। अगर रियल वाले लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना है 98 और फिर उसके बाद में XXX करके आपको टोटल 10 डिजिट के लिख देना है, क्योंकि अगर आप रियल लिखोगे तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटेंगे। फिर उसके बाद में ईमेल आपको लिखना है, ईमेल आप कोई से भी लिख सकते हो, abcd@gmail.com लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको लिखना है शैक्षणिक योग्यता, तो उसके लिए आप एक कॉलम बनाओगे। प्रॉपर आपको एक कॉलम बनाना है जिसके अंदर कि आप सबसे फर्स्ट में लिखेंगे कि आपके क्लास 10th आपने कहाँ से की, फिर उसके बाद में कौन सा बोर्ड था और आपके कौन से सब्जेक्ट थे, फिर उसके बाद में आपकी श्रेणी क्या थी, आपके परसेंटेज क्या थे। आपको इस तरीके से 3 अपने बायोडेटा के अंदर इंक्लूड करना होगा। फिर उसके बाद में अन्य संबंधित योग्यताएं आप और क्या क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद में आपकी रुचियाँ किस में है, फिर उसके बाद में आपने क्या क्या किया है, फिर लास्ट के अंदर आप डेट लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और हस्ताक्षर अपने कर देंगे। ये बात आपको इसके अंदर स्वीकृत के अंदर लिखनी है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया है कि आपका पुराना स्मार्टफोन बेचना चाहते हो, उसके लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है। 4 मार्क के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा और इसी के साथ में आपको एक संदेश लेखन भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो अब हम लोग एक बार विज्ञापन लेखन को देख लेते हैं। तो अब आप विज्ञापन किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका विज्ञापन रहेगा, सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल का, तो उसके लिए हमने लिख दिया बिकाऊ है भाई, बिकाऊ है, बिकाऊ है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसकी स्टार्टिंग आएगी। तो इसकी स्टार्टिंग क्या होगी कि पुराना स्मार्टफोन बेचें एवं पाएं उच्च मूल्य। फिर उसके बाद में सुपर फास्ट एवं सबसे फास्ट आकर्षक ऑफर के साथ आज ही ले जाएं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं कि भैया ये काला रंग का है और कवर के साथ में है और 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 34 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 1 GB डेटा पूरे 3 महीनों के लिए, रिचार्ज एकदम से मुफ्त। फिर उसके बाद में कितनी प्राइस है, सिर्फ 5000 रुपए में, खरीदें अभी, ऑफर सीमित है। ठीक है, फिर इसके बाद में लास्ट आप इसके अंदर पता लिखोगे, कोई भी हो सकता है, और मोबाइल नंबर आपको डैश डैश करके लिखना है। तो ये हो गया। तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को ग्रामर की और जो राइटिंग सेक्शन की फुल वीडियो मिलेगी उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।